क्या वजह है कि भारत में एडॉप्शन की प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत पेचीदा है और बहुत वक्त लगता है? और जब कोई दंपति गोद लेने के लिए जाता है अनाथालय में, तो उनसे कहा जाता है बच्चे नहीं हैं, जबकि बच्चे हर तरफ। नहीं, अब तो ये पूरा सॉर्ट आउट हुआ है। आज मैं हर हफ्ते या इस पर गौर करती हूँ ये, और आज सारे अनाथ आश्रम और अडॉप्शन सेंटर्स को बुला करके आज सुबह मेरा पूरा इन पर इंटरेक्शन हुआ। एक तो खाली 4 महीने अब लगेंगे अगर ये एक्ट पास हुआ। दूसरा, जहाँ जहाँ जजों ने जानबूझ करके रोका है, मैंने खुद उन जजों से बात की है और उनकी शिकायत भी की है चीफ जस्टिस से। जहाँ CWCs चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ ने रिश्वत मांगे या काम नहीं किया उन बच्चे को लीगली फ्री करने के लिए, उन CWCs को हमने गेट आउट कर दिया। मेरी हर हफ्ते कोई ना कोई स्टेट के सेक्रेटरी से बात हो जहाँ वो बहुत गंभीर बहुत आहिस्ता काम कर रहे हैं। तो इस साल मेरे होते हुए हम लोगों ने 8 महीने में 800 से 2000 बच्चे हो गए हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हम 15,000 बच्चों का अडॉप्शन मिनिमम हर साल करें। मैम, कारा रिफॉर्म को लेकर के आपके पास कोई वाइट पेपर है या कोई विजन डॉक्यूमेंट आपने बनाया है? सब कुछ है। और इनफैक्ट कारा मेरा एक बहुत बड़ा सक्सेस है जो आप इस साल के अंत तक आप देखेंगे, क्योंकि अब सारे बच्चे जा रहे हैं खुशी खुशी। और तीसरी चीज़ जो हम लोग शुरू किए हैं, एक नई चीज़, वो है फर्स्ट केयर। अब आप 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है अनाथ आश्रम में, कोई उसको अडॉप्ट करना नहीं चाहता। हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि अगर आपके घर में जगह हो और आपके दिल में जगह हो तो आप उस बच्चे को घर ला सकते हैं। हम आपको चेक करेंगे और आपको हम पैसा देंगे कि वो बच्चे को 18 साल की उम्र तक आप रखें, उसको स्कूल भेजिए, उसको माँ बाप का प्यार दीजिए। वो आपका नहीं होगा, वो है तो मेरा, लेकिन मैं आपको पैसा दूंगी उसका ख्याल रखने के लिए। तो ये अगर ये एक्ट पास हो जाए तो ये फर्स्ट केयर के लिए भी हमारी सब तैयारियाँ हैं। जिस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, तो आपको लगता है कोई संगठित गिरोह इसके पीछे है या सुनियोजित तरीके से ऐसा हो रहा है? नहीं, 2 किस्म के ये बच्चों का प्रॉब्लम है। एक है वो बच्चे जो भाग जाते हैं घरों से, वो लाखों में हैं। अब किसी ने थप्पड़ खा लिया, किसी ने स्कूल में फेल कर दिया, वो एकदम भाग जाते हैं। दूसरा ये है जो किडनैप होते हैं। अब सबसे पहले मैं जो भाग जाते हैं उनका मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ, और वो सब इस्तेमाल करते हैं रेलवेज़ को। तो हमने रेलवेज़ की एक मीटिंग बुलाई, 1 नहीं 2 नहीं 3, महीनों से ये चल रहा है, और अंत में ये फैसला हुआ है कि हम हर एक बोगी में डालेंगे नियॉन लाइट्स, नियॉन पोस्टर्स, और ये कहेंगे कि अगर आपको कोई बच्चा लगे कि बिना माँ बाप का या बिना कोई बड़े का घूम रहा है, तो अगर आप फ़ोन करेंगे 1098 तो हम आपको पैसे देंगे। तो हम रिवॉर्ड कर रहे हैं अब शिकायत। तो एक तरह की हेल्पलाइन आपने शुरू की है? हेल्पलाइन है 1098। दूसरा, रेलवे से हम लोगों ने निकाला है कि हर एक स्टेशन पर एक मुफ्त का वो बूथ हमें दे रहे हैं, और वो बूथ में कोई भी बच्चा अगर मन बदल दे वो वहाँ जा सकता है, कह कर सकता है कि मैं बच्चा हूँ, ये है 1098, और फिर हमारे NGOs उनको उठा करके वापस ले जाएंगे। अभी तक तो 40 लाख बच्चों के हम लोगों ने घर पहुँचा दिया या ख्याल रखा है चाइल्ड लाइन में। तो ये कब से कब तक का आंकड़ा है ये मैंने शुरू किया था चाइल्ड लाइन को जब मैं सोशल जस्टिस की मंत्री थी, और उस समय मुझे 4 लाख पाउंड का वो मिला था, अवार्ड मिला था, पर्सनल अवार्ड, जो मैंने चाइल्ड लाइन में डाला था। और अब इत्तेफाकन वही चाइल्ड लाइन मेरे पास वापस आ गया। तो इतने सालों से चुप रहा, अब फिर से जोर शोर से शुरू हो गया है, और 290 टाउन्स में हमने बढ़ा दिया है, और आप मुझे 1 साल और दें तो हम 500 टाउन्स तक पहुंच जाएं। मैम, दिल्ली में जब बहुत चर्चित निर्भया कांड हुआ तो हमें याद है कि आपके विचार, आपका नज़रिया उस समय से अलग था जुवेनाइल को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि जो जुवेनाइल NDA के वक्त में जो उम्र सीमा उसकी बढ़ाई गई 16 से 18, वो एक तरह का गलत फैसला था? नहीं, अभी हम इसको वापस ला रहे हैं ना 16 तक। हम
फिर से इसी एक्ट के ज़रिए अगर वो 16 साल का है और वो रेप करता है, तो अब ये जुवेनाइल जस्टिस के सामने जाएगा कि इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए कि नहीं। तो ये मामला काफ़ी वक्त से लंबित पड़ा हुआ है। अब अगर इस पार्लियामेंट में पास हो जाए तो फिर ये हो जाएगा। अगर एनसीडब्ल्यू की बात करें तो उसको एम्पावर करने की आपने बहुत मौक़ों पे वकालत की और आपने कहा कि एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए इसके पास और भी उसको एम्पावर किया जाना चाहिए, पर हुआ क्या आखिरकार? पिछले 4 महीने से ये पड़ा हुआ है कैबिनेट में और कल रात को भी हमने कोशिश की है कि कैबिनेट में आ तो जाए। क्या चाह रहे हैं हम लोग? हम कह रहे हैं आपने एक कमीशन बनाया है महिलाओं के लिए, वो कमीशन में आपने अच्छी अच्छी औरतों को डालें, काबिल वकील अच्छे लोग, उस पर हम लोग इनको 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह देते हैं, प्लस हमने उनको बिल्डिंग दे दिया, प्लस आने जाने का, प्लस घर, सब कुछ हम देते हैं। तो क्यों नहीं उनसे काम भी ले लें? औरतों के पास देश में कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सकते हैं। अब केवल आप देश की औरतों को छोड़िए और केवल आप ले लें जो औरतें सरकार में काम कर रहे हैं। एक औरत को उसका अगर वो क्लार्क है या अंडर सेक्रेटरी है, उसका बॉस अगर उसको बुला ले और बोले कि अगर मेरे साथ सोओगे तो मैं आपको जीने यहाँ दूंगा, अगर नहीं सोओगे तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र इधर से उधर कर दूंगा। अब कितने औरतों ने मना किया, शादीशुदा हैं, सब कुछ है। ये जिन्होंने मना किया है फिर वो देखते हैं कि रोज़ उनको 9 बजे रात तक कोई ना कोई बहाने पर रखा जाता है, फिर उनके ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं। एक औरत को मैं जानती हूँ जो 18 दफ़ा ट्रांसफ़र हो चुकी है 4 साल में। एक औरत है जिसका प्रमोशन अभी 6 साल से लड़ रही है और वो आदमी जिसने उसको तंग किया वो रिटायर भी हो गया। अब अगर आप कोई ताकत नहीं देंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को और कहेंगे कि आप मर्दों को बुला ही नहीं सकते हो और आप ये उनके ऊपर कोई जांच नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो क्या हो रहा है कि औरतें आ रही हैं, शोर मचा रही हैं, अपना पैसा खर्चा कर रही हैं। एक एक औरत 10-10 दफ़ा आती है और फिर उसके बाद उसका कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हम मांग रहे हैं जितना आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन में दिया है वही ताकत दे दो। पर माना जाता है कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले आपसे पूछा ही नहीं गया। नहीं, वो ज़रूरत नहीं है मुझसे पूछना, क्योंकि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो किसको बनाना चाहें। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको भी बनाए वो काबिल औरत। तो सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन लेवल में कोई दिक्कत नहीं है आपकी? नहीं, मेरा तो किसी के साथ कभी होता नहीं है ऐसे प्रॉब्लम। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की बात आपने बताई थी, तो उस दिशा में क्या काम हुआ? ये एक बहुत ज़रूरी सेंटर है। अगर घर में मारा पीटी हो जाए मियाँ बीवी में, या आदमी शराब पी करके रोज़ मारे, या लड़की कॉलेज जाए और कोई स्टॉकिंग हो जाए, या कोई ब्रदर इन लॉ जान ना छोड़े, या कोई विधवा हो और सास ससुर कोई अनाप शनाप काम करवा रहे हो, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो औरत के ऊपर दिक्कत आ सकती है। कहाँ जाए? सबसे पहले वो डरती है पुलिस के पास जाने के लिए। अगर वो क्योंकि वो पुलिस वाले एक तो हंसेंगे, दूसरा उसी को ही गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि तू होगी ऐसे, या तो अगर बहुत ही दुष्ट है तो उसका बलात्कार वहीं कर देंगे, या तो उसको इंतज़ार करवाएंगे पूरी रात बिठा करके। कोई भी औरत को, खास करके उत्तर प्रदेश में, उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो जाए पुलिस के पास, तो जाए तो कहाँ जाए? और इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मान लो कि वो चली भी गई, मान लो कि कोई देवता बैठा है और उसने कहा कि ठीक है बहन, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और वो उसके लिए एफआईआर लिखवा करके केस शुरू करवाता है, तब भी अदालत को में लगते हैं 10 साल। और फिर वो जो एएसआई बैठा है या छोटा मोटा पुलिस वाला है, उसको भी कानून ठीक तरीके से मालूम नहीं है। कौन से पुलिस वाले को कानून मालूम है, तो उसको ये नहीं मालूम कि कौन से एविडेंस लेना, उसके कपड़ों के साथ करना। कभी कभी पुलिस वाले कह देते कि जाओ घर नहा करके आ जाओ। अब एक दफ़ा वो नहाई तो और मुसीबत।
तो इसलिए हमने सोचा कि एक सेंटर बनाया जाए जिसमें जो भी औरत को जो तकलीफ़ हो वो फ़ोन कर ले। वो फ़ोन में हम लोग एम्बुलेंस भेजें, वो उसका परिवार उसके बच्चे ले आए। उस वन स्टॉप सेंटर में एक पुलिस वाला हो, एक डॉक्टर हो, एक साइकोलॉजिस्ट हो, एक नर्स हो, एक इंचार्ज हो। अगर वो रहना चाहे 8-10 दिन तो रहे। तो इसकी संबद्धता क्या मंत्रालय के साथ रहेगी या कोई ऑटोनोमस इसका स्वरूप नहीं, होगा? पहले तो हम लोग पैसा देंगे, जी। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते से देखेंगे कि ये ऑटोनोमस बन सकता है, कोई एनजीओ ले सकता है, लेकिन शुरू में हम ही बनाएंगे और हम ही करवाएंगे। तो अब वो एक पहले तो मना किया गया कि नहीं होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जैसे कोई पानी पत्थर पर डाला जाता है, प्रधानमंत्री जी ने 36 बनने की आज्ञा दी है, 1 पर स्टेट। तो वो अभी जून जुलाई तक बन जाएगा और उसके बाद अगर ये ठीक चले तो फिर मैं 660 बना करके ही छोड़ूंगी। और विमेन हेल्पलाइन की भी बात आपने कही थी, उसका क्या हुआ? विमेन हेल्पलाइन तो मैं किसी भी दिन शुरू कर लूँ क्योंकि सब कुछ तैयार है, लेकिन मैं विमेन हेल्पलाइन इसलिए जानबूझकर के अभी तक शुरू नहीं किया है क्योंकि अगर विमेन फ़ोन करें तो कहाँ भेजूँ मैं उनको, क्या करूँ मैं उनका। अगर औरत फ़ोन करके मुझे ये कहे कि मुझे अपना पति मार रहा है तो मैं क्या बोलूँ कि पुलिस के पास जाओ, तो वो तो वैसे भी जा सकती थी, तो फिर यहाँ क्यों टाइम ज़ाया करेंगे। तो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ कि दोनों को एक साथ बनने दो। 33% पुलिस फोर्स में महिलाओं की आरक्षण की भर्ती की बात हुई थी, पर उस दिशा में कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। गुजरात ने कर दिया है, लेकिन गुजरात के अलावा किसी ने नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर प्रधानमंत्री कहें तो जो बीजेपी के जो स्टेटें हैं उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक 33% औरतें पुलिस में ना आए तब तक पुलिस का रवैया हम बदल ही नहीं सकते। आपने क्या किया है इस वक्त, आपने छोटे मोटे स्टॉप गैप अरेंजमेंट बनाए। आपने कह दिया कि ठीक है विमेंस थाना होगा, भी विमेन थाना पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक थाना कहीं और कहीं एक कोने में पड़ा हुआ है, तो आपने और भी उसको कमज़ोर कर दिया। आपने कह दिया कि औरतों को केवल औरतें ही अरेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपने तो क्राइम के लिए एक बहुत बड़ा तस्वीर खोल दिया है। मेरे बदायूं में जो संडा है, क्या बोलते हैं वो, लिजर्ड्स, वो लाते हैं राजस्थान से और उनको तवे पर उबालते हैं और लोग फिर आकर के उनका जो जला हुआ शरीर है जलते जलते जिंदा को काट काट करके खा लेते हैं। लेकिन वहाँ खाली औरतों को रखेंगे, मर्द पीछे होंगे और औरतें बेचेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि केवल औरत ही उनको ले सकते हो। कितनी औरतें वहाँ पुलिस में? एक। तो दिस इज़ अगेन मैडनेस, इट हैज़ टू बी 33%। कभी ना कभी तो होगा ही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में प्रधानमंत्री ने बड़ी ख़ास दिलचस्पी दिखाई, तो उनकी व्यक्तिगत राय आपको मिला कि ऐसे करना चाहिए इस पूरे अभियान को? ये उन्हीं का ही आइडिया था, उन्हीं का ही आइडिया था और उन्होंने बहुत दिलचस्पी इसमें दिखाई और बड़ी महीनता से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। और कोशिश हमारी यही है कि 2 साल के अंदर अंदर 100 जो हम लोगों ने चुने हैं डिस्ट्रिक्ट्स, जो सबसे कम औरतें हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, उनका जो रेशियो है मैं 2 साल में इसको ठीक करके दिखाऊंगी। जो ये अभियान है आपका, इसमें HRD मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आपको काम करना होता है, तो उसको संयोजन में कितनी मुश्किलें आपको आई? कोई ख़ास मुश्किलें नहीं है, क्योंकि 90% तो हम ही कर रहे हैं, तो जो 10% वो कर सकते हैं वो ज़रूर मदद कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि स्कूलों में छोटी बच्चियों के साथ दुराचार के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो इसको रोकने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए कोई मेकानिज़्म डेवलप करने की बात आपके दिमाग में है? अनफॉर्चुनेटली स्कूल मेरे नीचे नहीं है, लेकिन हम एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें हर एक स्कूल के लिए कंपल्सरी हो जाएगा कि ये स्कूल में उन्होंने दिखाना ही है कि छूना क्या होता है, अच्छा छूना क्या है, बुरा छूना क्या है, और अगर आपको कोई छूता है तो आपको किससे बात करनी पड़ेगी। तो ये तो एक फ़िल्म बन रही है और ये जाएगी हर स्कूल में। और इसके अलावा और क्या मेजर्स आपकी सरकार लेने वाली है इस दिशा में? इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक सबला प्रोग्राम था जो मेरी बहुत दिलचस्पी है उसमें। स्टेप स्कीम जो आपके वो स्टेप मंत्रालय, स्कीम एक और स्कीम है
जो सबला स्कीम है, जो आपने पूछा कि स्कूलों का, वो ये है कि हम एक टेक्स्ट बुक बना रहे हैं। उस टेक्स्ट बुक में हम लड़कियों को सिखाएं कि आपका शरीर क्या है, जल्दी शादी करने से क्या मुसीबत आती है, जल्दी बच्चे पैदा करने से क्या मुसीबत आती है, अगर आपके पिता मर जाए तो आपको वसीयत में क्या मिलना चाहिए। मतलब दुनियादारी और शरीर के बारे में हम सिखाएंगे। और एक दफ़ा ये टेक्स्ट बुक तैयार है तो HRD ने कहा कि वो तैयार हैं इसको अपनाने में, तो फिर हम उनको कह देंगे। बहुत ज़रूरी है कि ये दुनियादारी की चीज़ें सिखाया जाए। औरतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टेप स्कीम आपके मंत्रालय में है, लेकिन वो तो NGO के लूटपाट का एक तरीका बन गया है, उसमें कोई उसका फ़ायदा होता नहीं दिख रहा। ये स्टेप स्कीम जो है मैंने बहुत दिलचस्पी से शुरू किया, क्योंकि मैं खुद NGO बैकग्राउंड से हूँ और आई रिस्पेक्ट NGOs अ लॉट। हाँ, मैं ये पहचानती हूँ कि वहाँ भी ठगी है, लेकिन दुनिया में कहाँ कहाँ रोकें। तो हमने ये स्टेप स्कीम शुरू किया कि जो भी NGO ट्रेनिंग देना चाहते हैं औरतों को कोई भी चीज़ में, तो वो हमको अपना वो भेज दें एप्लीकेशन फॉर्म और हम उनको दे देंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम हुआ है कि 1200 फॉर्म्स अभी तक आए हैं और 1200 के 1200 सब ठगी थे। सब गलती शायद हमारी है, क्योंकि हमने एक अपर लिमिट डाला 50 लाख का। हमें डालना नहीं चाहिए था। अगर हम अपर लिमिट डालते 5 लाख का तो ये 5 लाख तक मांगते। अब क्या हो गया है, क्योंकि 50 लाख का अपर लिमिट है या 55 लाख है, तो इन लोगों ने 200 औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए उन्होंने 55 लाख रुपए मांगे, जिनमें से 12 लाख रुपए केवल उनको खिलाने के लिए, 6 लाख उनको ढूंढवाने के लिए। तो ये गलती हमारी है शायद, तो हम फिर से इसको कर रहे हैं। आप लंबे समय से NGO से मूवमेंट से जुड़ी रही हैं, मगर हमने सरकार से कभी एक पैसा लिया नहीं। जी। और पिछले 9 महीनों में जब से आपकी सरकार आई है तो देश की NGO लगातार ये आवाज़ें उठा रही है हर तरफ से कि ये सरकार जो NGO विरोधी है, तो इस अवधारणा को कैसे झुठलाएंगे? मैं तो NGO विरोधी नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ सरकार नहीं पहुँच सकती है वहाँ NGO पहुँचता है। अगर इस देश में कोई भी चीज़ किसी ने अच्छा कुछ किया हो वो NGOs ने किया। चाहे आपने पानी खुदाने का काम किया हो, चाहे आपने पेड़ लगाने का काम किया हो, चाहे छोटी छोटी शिक्षा के मंदिर शुरू करने के हो, ये सब NGOs हैं। हाँ, बस ये है कि कुछ NGOs ने बाकियों को बदनाम कर रखा है।